गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमने वही प्रश्न रखे हैं जो प्रीवियस ईयर से उठाए हुए प्रश्न ही हैं सारे, जो परीक्षाओं में रिपीटेड होते रहते हैं। इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर के ही परीक्षाओं के सारे प्रश्न रखे हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट आज का 8। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं सीधे प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रशासन के दौरान राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी किसी के नहीं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रशासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं? तो बताएंगे कि जब राष्ट्रपति शासन के दौरान संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्यपाल के हाथ में संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां आ जाती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्री वराहगिरी वेंकट गिरी कब से कब तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1962 से लेकर 13 सितंबर 1965 तक, ऑप्शन बी 10 जून 1950 से 30 जून 1957 तक, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1962 से लेकर 30 अप्रैल 1967 तक, ऑप्शन डी 10 जून 1957 से लेकर 30 जून 1960 तक। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 10 जून 1957 से लेकर 30 जून 1960 तक श्री वराहगिरी वेंकट गिरी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला है। ऑप्शन ए मैनपुरी, ऑप्शन बी महामाया नगर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी छत्रपति साहू जी महाराज नगर। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश का 72वां नया जिला छत्रपति साहू जी महाराज नगर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण कौन करता है? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रियों में प्रशासकीय विभागों का वितरण करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका की शक्ति प्रयोग कौन करता है ये बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताएंगे कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराज्यपाल। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल महत्वपूर्ण प्रशासकों की नियुक्ति करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी श्री चंद्रभानु गुप्त, ऑप्शन डी श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी श्री गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रभानु गुप्त निम्न से कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो बताना है कि चंद्रभानु गुप्त कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 6 बार। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 बार। 4 बार श्री चंद्रभानु गुप्त जी मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी श्री गोविंद वल्लभ पंत या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह व नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री पद से मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? ऑप्शन ए 19 मार्च 2017 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 2016 को, ऑप्शन सी 30 अगस्त 2014 को, ऑप्शन डी 5 दिसंबर 2015 को। तो बताएंगे श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 मार्च 2017 को श्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुश्री मायावती प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कब बनी? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1993 में, ऑप्शन बी 10 जून 1994 में, ऑप्शन सी 3 जून 1995 में, ऑप्शन डी 8 मई 1992 में। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जून 1995 में सुश्री मायावती प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने अपना काम कब कार्य करना आरंभ किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1952 में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950 में, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 में, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949 में। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों ने कब कार्य करना आरंभ किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949 को पंचायतों ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुखों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष का, ऑप्शन सी 7 वर्ष का, ऑप्शन डी 5 वर्ष का। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष का। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुखों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत व्यवस्था का अंग है? तो बताएंगे कि कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायत व्यवस्था का अंग है। ऑप्शन ए क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। से क्षेत्र पंचायत भी हो जाएगा, ग्राम सभा भी हो जाएगा और ग्राम पंचायत भी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है? तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रधान कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी 8 वर्ष तक। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा के प्रधान के पद के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। बताएंगे ग्राम सभा के प्रधान पद के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का संगठन कम से कम कितने हजार की संख्या पर किया जाता है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 5000। तो बताएंगे ग्राम पंचायत का संगठन कम से कम कितने हजार की संख्या पर किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 पर ग्राम पंचायत का संगठन किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत के प्रधान एवं उप प्रधान के पद के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 21 वर्ष राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताएंगे ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष।
बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा सही से कि इसमें लिखा है वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी 4 वर्ष तक। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नई पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़े वर्गों के लिए ग्राम पंचायतों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 21% तक, ऑप्शन बी 22% तक, ऑप्शन सी 25% तक, ऑप्शन डी 27% तक। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27% तक आरक्षित सीटें रखने का प्रावधान किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद व क्षेत्र समिति के नाम बदलकर क्या रखे गए हैं। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए जिला समिति व क्षेत्र समिति, ऑप्शन बी जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम सभा व न्याय पंचायत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद व क्षेत्र समिति के नाम बदलकर क्या रखे गए हैं। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के नाम पर रखे गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में एक प्रधान और एक उप प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए 5 से 10, ऑप्शन बी 9 से 15, ऑप्शन सी 10 से 15, ऑप्शन डी 8 से 12। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत में एक प्रधान और एक उप प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्य और हो सकते हैं, ये बताया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 से 15 सदस्य हो सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार का होता है। तो बताएंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए जिला अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी गुप्त मतदान द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी जनता द्वारा। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गुप्त मतदान द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना है। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तृत मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ऑप्शन ए यूरेशिया, ऑप्शन बी अंगारा लैंड, ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी ओसिबिया लैंड। बताएंगे यूरेशिया का
भूभाग हिस्सा है, या अंगारा लैंड का है, या गोंडवाना लैंड का है, या ओसविया का? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड का भूभाग हिस्सा उत्तर प्रदेश है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? बताएंगे कि गंगा के ऊपरी मैदानी भाग का जलवायु कैसी है। ऑप्शन ए गर्म है, ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र है, ऑप्शन सी शुष्क है, ऑप्शन डी आर्द्र है। तो बताएंगे गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र दोनों है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो बताएंगे कि गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ऑप्शन ए 400 किलोमीटर एवं 70 किलोमीटर तक, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर तक एवं 80 किलोमीटर तक, ऑप्शन सी 500 किलोमीटर एवं 90 किलोमीटर तक, ऑप्शन डी 600 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर तक। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को फिर से पढ़ लेना। गंगा के ऊपरी मैदान की लंबाई व चौड़ाई पूछी गई है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500 किलोमीटर से लेकर, और चौड़ाई इसकी है 80 किलोमीटर तक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा के मध्य मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है? पहले ऊपरी पूछी गई थी, अब इसमें मध्य मैदानी भाग की ऊंचाई पूछी गई है गंगा की। ऑप्शन ए 150 से 325 मीटर तक, ऑप्शन बी 175 से 225 मीटर तक, ऑप्शन सी 190 से लेकर 390 मीटर तक, ऑप्शन डी 145 से लेकर 225 तक। बताएंगे गंगा के मध्य मैदानी भाग की ऊंचाई कितनी है, और इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 145 से लेकर 225 मीटर तक मध्य मैदानी भाग की ऊंचाई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? बताएंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल तक ऊंचाई लगभग कितनी है। ऑप्शन ए 80 से 100 मीटर तक, ऑप्शन बी 90 से 100 मीटर तक, ऑप्शन सी 80 से 95 मीटर तक, ऑप्शन डी 70 से 90 मीटर तक। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80 से 100 मीटर तक पूर्वी मैदान क्षेत्र के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग इतनी है, 80 से 100। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाली कृषि योग्य मिट्टी कौन सी है? अब मिट्टी के प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी कॉप मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉप मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के पूर्वी मैदान भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बलुई दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। बताएंगे गंगा के पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग उत्तर प्रदेश के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए गंगा के ऊपरी मैदानी भाग के अंतर्गत, ऑप्शन बी हिमालय के पर्वतीय भाग के अंतर्गत, ऑप्शन सी दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत, ऑप्शन डी गंगा के पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत।
बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिणी पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है। बताएंगे सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए सोनाकर, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी कैमूर। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनाकर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। बताएंगे कि भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। ऑप्शन ए गंगा यमुना के क्षेत्र में, ऑप्शन बी तराई क्षेत्र में, ऑप्शन सी कंकीरेले क्षेत्र में, ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र में। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टियाँ तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी सतपुड़ा पठार, ऑप्शन सी विंध्य पठार, ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर तापमान बढ़ता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है। ऑप्शन ए 75 से 80% तक, ऑप्शन बी 65 से 70% तक, ऑप्शन सी 70 से 75% तक, ऑप्शन डी 90 से 95% तक। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत तक वर्षा होती है। बताना है कि कितने प्रतिशत तक वर्षा होती है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 75 से 80% तक वर्षा होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा 75 से 80% तक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी अरब सागर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को वर्षा वितरण के आधार पर कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 5 विभागों में विभाजित किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से गलत जो कौन सा है वो बताना है। इसमें गलत पूछा गया है। गलत जोड़ा कौन सा है। ऑप्शन ए घाघरा मार्चाचुंग, ऑप्शन बी गंगा गोमुखी हिमानी, ऑप्शन सी यमुना यमुनोत्री, ऑप्शन डी शारदा कोड़ियाला। बताएंगे इसमें गलत जोड़ा कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारदा कोड़ियाला गलत है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए गंगा यमुना गंडक गोमती, ऑप्शन बी गोमती गंडक कोसी, ऑप्शन सी रामगंगा यमुना गोमती, ऑप्शन डी सोन घाघरा गंडक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामगंगा यमुना गोमती उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियां हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा के किन नदियों के मिलने से बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का नाम गंगा पड़ा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, जो बहुत ही ये सभी जितने भी प्रश्न देखे गए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? तो बताना है कि यमुना की लंबाई कितनी है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1375 किलोमीटर है। आइए चलते हैं बस। कल मिलते हैं अगले नए पार्ट के साथ। कल का पार्ट हमारा 9 रहेगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उत्तर से संबंधित प्रश्न जो भी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।